वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाईडी और इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ेंगे। टर्बुलेंस अहेड इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है टाटा ग्रुप के एयर इंडिया को खरीद लेने के बाद इस ग्रुप के सामने क्या चुनौतियां हैं एविएशन सेक्टर में। अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है। आपको मैं आज की दिखा देता हूँ क्विज। 5 क्वेश्चंस हैं। पहले 2 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको कॉम्प्रिहेंशन के। आर्टिकल को मन से पढ़ना ताकि इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएँ। और लास्ट वाले तीनों आपको मिलेंगे वोकैब और ग्रामर पे। आधा पौना घंटा अगर मन से इन्वेस्ट करते हो तो आपको 6 में से 5 या 6 में से 4 मार्क्स एटलीस्ट मिलने ही चाहिए। इसको एक ट्राई आप अभी दें और एक ट्राई आप जो है सेशन के लास्ट में देंगे जब मैं आपको सोल्यूशन करवाऊंगा। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे टर्बुलेंस अहेड। देखिए अहेड का मतलब आगे, टर्बुलेंस का मतलब उथल पुथल, डिसऑर्डर, इंस्टेबिलिटी, डिस्टर्बेंस, है ना। कह रहे आगे उथल पुथल तैयार बैठी है, आगे आपको डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है। और किसको मिल सकती है भाई आगे? ऑन टाटा ग्रुप एक्विजिशन ऑफ एयर इंडिया। बात की जा रही है टाटा ग्रुप के एक्वायर कर लेने को, एक्विजिशन हो जाने को, खरीद लेने को, टेक ओवर कर लेने को एयर इंडिया नाम की इस एयरलाइन को। तो जैसे ही टाटाज ने इस एयरलाइन को खरीदा वैसे ही इनके लिए अब टर्बुलेंस आगे इनको मिल सकती है, ऐसी पॉसिबिलिटी इनके लिए पैदा हो गई है। चलिए अब इस टर्बुलेंस नाम के वर्ड को देखेंगे। जनरली ये वर्ड यूज़ किया जाता है फ्लाइट्स में। कभी कभी जब आप फ्लाइट में बैठे हो, अगर पायलट को लगे कि आगे हवा का दबाव, प्रेशर जो है एयर का कम या ज़्यादा रह सकता है, तो वो अनाउंसमेंट करके बताता है कि एयर टर्बुलेंस अहेड। आगे आप अपने को सीट की जो अपनी सुरक्षा पेटी है, जो सीट बेल्ट है, उसको बांध लें, टर्बुलेंस मिल सकती है। तो वो जो टर्बुलेंस एविएशन सेक्टर का वर्ड है, इसको इसने टाटा ग्रुप से और एयर इंडिया से जोड़ के यहाँ पे यूज़ कर दिया है ना। आर्टफुली यूज़ किया इस वर्ड को। चलिए आगे बढ़ेंगे टाइटल पैराग्राफ की तरफ। क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है एयर इंडिया विल नीड ऑल द मैनेजरियल एक्सपर्टीज इट कैन गेट टू टर्न इनटू अ सक्सेसफुल बाय। कह रहा है एयर इंडिया को ज़रूरत होने वाली है। अच्छा किस चीज़ की भाई? सारी की सारी मैनेजरियल एक्सपर्टीज़ की। एक्सपर्टीज़ का मतलब होता है स्किल्स, महारत। मैनेजरियल मतलब रिलेटिंग टू मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट वाली सारी एक्सपर्टीज़ की इसको ज़रूरत होने वाली है एयर इंडिया को। और कौन सी एक्सपर्टीज़? जो इसे मिल सकती है, दैट इट कैन गेट। अच्छा क्यों चाहिए भाई इसको सारी की सारी एक्सपर्टीज़? टर्न इनटू होने के लिए, बदल जाने के लिए, एक सक्सेसफुल बाय में, एक कामयाब खरीद में। तो टाटाज ने एयर इंडिया को खरीदा है, लेकिन अब एयर इंडिया को ज़रूरत ये होगी कि टाटा के सारे मैनेजर्स, अच्छे अच्छे मैनेजर्स अपनी सारी स्किल्स को एयर इंडिया में झोंक दें। अगर झोंकेंगे तभी एयर इंडिया एक सक्सेसफुल खरीदी में यानी बाय में चेंज होगी, कन्वर्ट होगी, टर्न इनटू होगी टाटा ग्रुप के लिए। आ गया समझ में? एयर इंडिया की वर्ब है विल नीड, इट की वर्ब है कैन गेट। इट यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ पे दैट है बीच में, है ना। उसके बाद में नया सब्जेक्ट आया हुआ है। एक्चुअल में जो यहाँ पे इट आया है एक्सपर्टीज़ के लिए आया है, बीच में दैट ओमिटेड है। एक्सपर्टीज़ दैट इट कैन गेट, रिलेटिव प्रोनाउन दैट को आप ओमिट कर सकते हो सेंटेंस में से, अच्छे से आप जानते हैं। चलिए अब क्या करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ इस आर्टिकल की सारी वोकैब ताकि इसको आप पढ़ पाओ स्मूथली। अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो अपनी ऐप को जरूर डाउनलोड करें। प्ले स्टोर और iOS दोनों पे अवेलेबल है योर इंग्लिश ट्यूटर। ऐप पे मिलेंगे क्वालिटी कोर्सेज अफोर्डेबल प्राइसेस में, जो कि मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ। बैंकिंग का कॉम्बो अवेलेबल है 475 में। 1 साल की वैलिडिटी है, प्री और मेंस दोनों की तैयारी आपको करवाई जाती है। आधी वीडियोज़ इसमें आ चुकी हैं, आधी वीडियोज़ अब इसमें आनी शुरू होंगी तेज़ी से। उसी तरीके से आपको मिलेगा बेसिक्स एडवांस इंग्लिश राइटिंग स्किल्स का कोर्स, जिसमें आपको हर एक एग्जाम के लिए बिल्कुल बेसिक से मैं लिखना सिखाता हूँ। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी टॉपिक हो, ऐसे समरी, रिपोर्ट, प्रेसी, है ना, हर चीज़ इसमें कवर्ड है। इस कोर्स की कीमत है 850 रुपीज़ 1 साल की वैलिडिटी के साथ। इस कोड को अगर आप लगाते हैं तो 525 रुपये में ये कोड आपको मिल जाता है। जरूर से कोर्स को लगा लिया करो, बेनिफिट ले लिया करो। कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू ऐप, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरी टीम आपको रिप्लाई कर देगी। चलिए ये अपनी वोकैब शीट है, सारे नए और पुराने वर्ड्स इसमें मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ऊपर पिन कमेंट में भी टेलीग्राम ग्रुप का मैं लिंक डाल रहा हूँ, वहाँ से भी आप टेलीग्राम ग्रुप से इसको निकाल सकते हैं। आज के वर्ड्स हैं हमारे पास कल्मिनेशन, ऊपर वाला देख ले, चलो ये पुराना ही है। कल्मिनेशन, ऑनरस, क्रैकडाउन, हाइएटस, ल्यूक्रेटिव और टैप इनटू। 3 नए हैं, 3 पुराने हैं। कल्मिनेशन का मतलब होता है हिंदी में फाइनलाइजेशन, पराकाष्ठा, किसी चीज़ का एंड गेम, है ना, किसी चीज़ का फाइनल फेज कहलाता है उसका कल्मिनेशन। सक्सेस इज द कल्मिनेशन ऑफ ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस एंड हार्ड वर्क। सक्सेस जो है कल्मिनेशन है, फाइनलाइजेशन है, पिनैकल है कई सालों के प्रैक्टिस और हार्ड वर्क का।
आगे समझ में? हर चीज़ का फाइनल पॉइंट कहलाता है कल्मिनेशन। कल्मिनेशन के लिए एक और अच्छा वर्ड है हमारे पास, कॉन्जुमेशन, है ना, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। और आज कल्मिनेशन और कॉन्जुमेशन दोनों ही वर्ड्स आप आर्टिकल में देखोगे। इनका एक और सिनोनिम है पिनाकल, है ना, जेनिथ भी बोलते हैं इसको, जेनिथ लिख दूं मैं यहाँ, चलो, पिनाकल, जेनिथ, ये सब इसके सिनोनिम्स होते हैं। ऑनरेस, ऑनरेस होता है एक्सट्रीमली हैवी और बर्डनसम, कोई ऐसी चीज़ जो बड़ी बड़ी मुश्किल हो जाए आपके लिए, बड़ा ही आपको लगे कि यार कर ही नहीं पाऊंगा मैं, वो काम बन जाता है आपके लिए ऑनरेस काम। जैसे द टीचर गेव एन ऑनरेस असाइनमेंट टू द स्टूडेंट्स एज होमवर्क, टीचर ने एक बहुत ही बड़ी सी ऑनरेस, हैवी और डिफिकल्ट सी असाइनमेंट दे दी स्टूडेंट्स को होमवर्क के तौर पे। तो बर्डनसम और आर्डुअस भी बोलते हैं, ऑनरेस का सिनोनिम आर्डुअस, इसको आज आप आर्टिकल में देखेंगे। फिर एक वर्ड है क्रैक डाउन, फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है कंट्रोल। अगर वर्ब फॉर्म में लिख रहे हो तो कंट्रोल यानी शिकंजा कसना, नाउन फॉर्म में इसका मतलब होता है कंट्रोल, है ना, यानी कि आपका नियंत्रण। क्रैक डाउन को आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, द टैक्स अथॉरिटीज़ हैव स्टार्टेड क्रैकिंग डाउन ऑन टैक्स इवेडर्स, टैक्स अथॉरिटीज़ ने शुरू कर दिया है शिकंजा कसना टैक्स के चोरों पे, टैक्स इवेडर्स पे। टैक्स इवेडर मतलब जो टैक्स की चोरी करते हैं। अब इसका एक सिनोनिम है कर्व, कर्व, इसको आज आप आर्टिकल में देखने वाले हैं। क्लैम्प डाउन, रेन इन, कंट्रोल, सब इसके सिनोनिम होते हैं शिकंजा कसने के। एक और वर्ड हमारे पास नया आज, हाइएटस, इसको क्या बोलेंगे सबसे पहले प्रोनाउंस अच्छे से प्रोनाउंस करके देखो, हाइएटस, है ना। हाइएटस का मतलब होता है अ पीरियड ऑफ ब्रेक और इंटरवल। जैसे आप कोई काम कर रहे थे, बीच में अचानक से आपने उसको छोड़ दिया, पढ़ाई करते हो, 10 दिन का आपने ब्रेक ले लिया, तो वो 10 दिन का ब्रेक कहलाएगा आपका हाइएटस फ्रॉम स्टडीज़। आ गया समझ में? पढ़ाई से हाइएटस लिया आपने। शी टुक अप 15-day हाइएटस फ्रॉम वर्क एंड वेंट ऑन अ हॉलीडे इन द मॉलडीव्स, उसने 15 दिन का ब्रेक लिया अपने वर्क से, हाइएटस लिया और एक हॉलीडे पे मालदीव चली गई। चलिए, हाइएटस को पॉज या इंटरप्शन भी बोल सकते हैं, इसके सिनोनिम्स हैं, बहुत ही अच्छा वर्ड है ना। फिर एक वर्ड है हमारे पास लुक्रेटिव, इसका मतलब होता है प्रॉफिटेबल, जिससे कुछ मुनाफा निकले वो लुक्रेटिव कहलाएगा। आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया ऑफर्स वेरी लुक्रेटिव जॉब्स, हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है इंडिया की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो इंडस्ट्री है, बड़ी ही प्रॉफिटेबल जॉब्स को, बड़ी ही प्रोडक्टिव जॉब्स को आपको ऑफर करती है ना, अच्छी अच्छी सैलरीज वाली। तो प्रोडक्टिव, फ्रूटफुल, वेल पेड, सब लुक्रेटिव के सिनोनिम्स हैं। प्रॉफिटेबल कोई भी चीज़ हो उसको आप लुक्रेटिव बोलते हैं, ठीक है। लास्ट अपना फ्रेजल वर्ब है टैप इनटू, ये वर्ड बना है टैप से। टैप का मतलब होता है नल या फॉसेट, है ना। जब आप टैप इनटू किसी चीज़ में करते हैं तो आप उस चीज़ को यूटिलाइज करते हैं। जैसे आपके घर पे पानी का एक जो है कैन रखा है, आपने उसका टैप खोला और आपने पानी को यूटिलाइज करना शुरू कर दिया, टैप इनटू करना शुरू कर दिया। कोई भी रिसोर्स हो, जब उसको आप सही से इस्तेमाल में लेना शुरू करते हैं, आप उसको क्या करते हैं, टैप इनटू करना शुरू करते हैं। आवर वर्ल्ड नीड्स टू टैप इनटू सोलर एनर्जी एंड न्यूक्लियर एनर्जी टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस, हमारी दुनिया को ज़रूरत है यूटिलाइज करने की, टैप इनटू करने की, सौर ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा में, सोलर और न्यूक्लियर एनर्जी में, ताकि रिड्यूस कर सकें कार्बन के एमिशंस को, ग्लोबल वार्मिंग को। समझ गए? टैप इनटू, नल, किसी भी चीज़ में नल खोल के उसका फ़ायदा निकालना है ना, किसी भी कैन वैन कोई भी चीज़ रिसोर्स हो उसको जो है उसको यूटिलाइज करना। तो ये 5-6 वर्ड्स हैं, अपने डिटेल में देख चुके हैं, आज के आर्टिकल में आप देखने वाले हैं। आ जाओ फटाफट से, समरी टाइम, किस बारे में लिखा हो अपने को पता लगे। समरी बहुत सीधी सी है, टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को बाय कर लिया है, आप जानते हैं। लेकिन एयर इंडिया को बाय करने से अब इनकी संघर्ष जो है, इनकी लड़ाई अब शुरू हुई है, क्योंकि एयर इंडिया बहुत वक्त से घाटे के सौदे में चल रही है ना, हर तरफ ये जो घाटे में अपने रूट्स ऑपरेट करती है। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि टाटा बहुत खुश होंगे कि 70 साल के बाद जिस एयरलाइन को इन्होंने शुरू किया था वो इनके पास फिर से आ गई है ना। लेकिन अब इनके सामने बड़े बड़े चैलेंजेस खड़े हैं, इनको अपना सारा दिमाग झोंकना पड़ेगा, अपना अच्छे से अच्छा टैलेंट एयर इंडिया में डालना पड़ेगा और एक एक चैलेंज को अपॉर्चुनिटी में चेंज करना होगा। इस आर्टिकल में उन चैलेंजेस के बारे में बताया गया और कैसे टाटाज उसको हैंडल करेंगे, इस चीज़ पे कुछ कमेंट्री की गई है। अगेन टोन एनालिटिकल, ऐसे आर्टिकल एनालिटिकल टोन में ही होते हैं क्योंकि आपको एनालाइज करने के लिए दिया जाता है, इसमें ना चीज़ों को एनालाइज करके आपको बताया जाता है। शुरू कर ले आर्टिकल को। द टाटा ग्रुप्स कंज्यूमेशन ऑफ इट्स एक्विजिशन ऑफ एयर इंडिया लास्ट वीक मार्क्स both the culmination of the airline's return to its original founders after an almost 7-decade hiatus, as well as the start of an arduous long-haul flight for the loss-making formerly state-owned flag carrier. सबसे पहले बैकग्राउंड बना के बता रहा है हुआ क्या है। कह रहे जो टाटा ग्रुप है ना, देखो वैसे तो प्राइवेट कंपनी है टाटा ग्रुप, लेकिन आगे लगा दिया हमने द, क्योंकि ये ग्रुप है एक। जब भी कंपनी में कुछ प्लुरैलिटी की फीलिंग आए, आपको पीछे ग्रुप लिखा हो, ऐसा कुछ बनाओ तो आप द लगा देते हैं। कह रहे जो प्राइवेट कंपनी है द टाटा ग्रुप,
कह रहा है इसका जो कॉन्जुमेशन है, कॉन्जुमेशन का मतलब क्या होता है, फाइनलाइजेशन, है ना, एंड पॉइंट। और कह रहा है इसका जो फाइनलाइजेशन है और किसका, इसके टेक ओवर का, एक्विजिशन का, खरीदी का। और खरीदी किसकी की है इसने, एयर इंडिया नाम की इस फ्लाइट जो है सर्विस की। और कब हुई है, लास्ट वीक। कह रहा है इसका जो फाइनलाइजेशन है ना, ये मार्क करता है, इंडिकेट करता है दोनों ही चीज़ों को, बोथ। पहली चीज़ क्या है, पहली चीज़ है कल्मिनेशन, अगेन कॉन्जुमेशन का सिनोनिम है कल्मिनेशन, किसी चीज़ का फाइनल पॉइंट। पहली चीज़ तो ये मार्क करता है एक फाइनल फेज़ को, एयरलाइन के उस रिटर्न के, एयरलाइन के उस वापसी के, जो हुई है इसके ओरिजिनल फाउंडर्स की तरफ, जो हुई है इसके मूल संस्थापकों की तरफ, है ना। शायद JRD टाटा ने इसको इस्टेब्लिश किया था 1930s में। तो 70 साल बाद पहली चीज़ तो ये अपने फाउंडर्स के पास ये जो एयरलाइन आ गई। और कब, अगेन आफ्टर एन ऑलमोस्ट 7 डेकेड हाइटस, 70 साल के हाइटस के बाद में, ब्रेक के बाद में। तो पहली चीज़ तो इसको मार्क करता है। साथ ही साथ दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है स्टार्ट, यानी कि शुरुआत, और किसकी, एक आर्डुअस, एक बड़ी ही कठिन, एक बड़ी ही बर्डनसम लॉन्ग हॉल फ्लाइट की। लॉन्ग हॉल का मतलब होता है लॉन्ग एंड हार्ड, बहुत ही लंबे वक्त तक चले, वो कहलाती है लॉन्ग हॉल। तो एक बहुत ही बर्डनसम लंबी फ्लाइट की, लंबी जर्नी की, इस लॉस मेकिंग, लॉस बनाने वाले और फॉर्मरली पहले स्टेट के द्वारा ओन किए जाने वाले, भारत सरकार के द्वारा कंट्रोल किए जाने वाले फ्लैग करियर की, हमारे फ्लैग बेरिंग करियर की, नेशनल करियर की। थोड़ा सा ट्विस्टेड सेंटेंस है, लेकिन वर्ड फॉर वर्ड हमने इसको इंग्लिश से हिंदी में डाल दिया है। अब इसको मैं फटाफट सारे पीस जोड़ता हूँ ताकि दिमाग में आपके बैठ पाए। तो टाटा ग्रुप का जो फाइनलाइजेशन करने का काम है, इसकी खरीदी को, जो है एयर इंडिया नाम की जो है एयरलाइन की, ये काम हुआ है जो पिछले हफ्ते। ये दो चीज़ों को मार्क करता है। पहली चीज़ है फाइनलाइजेशन या कल्मिनेशन या एंड, एयरलाइन की उस रिटर्न का, वापसी का, जो इसके ओरिजिनल फाउंडर्स के पास हुई है लगभग 7 डिकेड के, 70 साल के पीरियड के बाद। तो पहली चीज़ तो इसको मार्क करता है, इसके खरीद करने का काम। और दूसरी कौन सी चीज़ मार्क करता है भाई, दूसरी चीज़ करता है शुरुआत को एक बहुत ही लंबी और बर्डनसम जर्नी की, सफ़र की, इस ऐसे फ्लैग करियर के लिए जो फॉर्मरली भारत सरकार के द्वारा ऑन किया जाता था और जो लॉस मेकिंग है, हमेशा से ही जो है नुकसान में चलाया जा रहा है। फ्लैग करियर का मतलब है भारत के झंडे को कैरी करता था ये, है ना, इंडिया का नेशनल एयरलाइन था, कहने का मतलब ये। अब बना सेंटेंस कि नहीं बना। कॉन्जुमेशन की वर्ब है मार्क्स, कॉन्जुमेशन आप जानते हैं, फाइनल पॉइंट, पिनैकल। कल्मिनेशन इसका सिनोनिम है। एक्विजिशन का मतलब होता है टेक ओवर, किसी चीज़ को खरीद लेना, एक्वायर कर लेना। 7 डेकेड के बीच में हाइफन क्यों लगा है, ये आपको पता होना चाहिए, अपने आप से पूछो, कई बार कर चुके हैं अपने चीज़ को। फाउंडर्स का मतलब होता है जो संस्थापक होते हैं, जो किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करते हैं। जैसे बिल गेट्स इज़ द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, है ना। हाइएटस आप जानते हैं, ब्रेक, पॉज, इंटरप्शन। आर्डुअस मतलब क्या, बर्डनसम, ऑनरस, जो चीज़ बड़ी मुश्किल हो, काम करने में बड़ा कठिन हो। लॉन्ग हॉल मतलब लंबी दूरी वाला, लॉन्ग हो और हार्ड हो, लंबी दूरी तक चले और बड़ा मुश्किल काम हो, वो कहलाता है लॉन्ग हॉल। फॉर्मरली मतलब पहले से। चलिए आगे बढ़े। अब इसमें एक चीज़ अपने देखनी है, एक टेक्निकल एरर इसमें आपको मिलेगी। देखो वैसे तो वो एरर नहीं है, वैसे अगर SSC बैंक का पेपर नहीं लिख रहे हो तो, अगर नहीं लिख रहे हो तो वो कोई एरर नहीं है, लेकिन अगर पेपर में बैठे हो तो टेक्निकली वो एरर कहलाएगी। अभी ढूंढ के बताओ मुझे, अगर ढूंढ सकते हो तो। चलो मुश्किल मिलेगी, मुझे नहीं लगता मिल पाएगी। बोथ है ना, बोथ अपने साथ क्या लेता है, कौन सी कंजंक्शन, एंड। तो बोथ ने दो चीज़ों को मिलाया। पहली चीज़ थी ये कल्मिनेशन, और दूसरी कौन सी चीज़ थी, स्टार्ट ऑफ अ जर्नी। तो ये जो कल्मिनेशन है और जो स्टार्ट है, टेक्निकली ये दोनों एज वेल एज से नहीं सर, ये मिलने चाहिए एंड से, ठीक है। टेक्निकली यहाँ पे एंड आना चाहिए अगर बैंक के या SSC के एग्जाम में आप बैठने वाले हो। बोथ के साथ में हमेशा एंड आता है, एज वेल एज बोलने में आ जाता है, लिखने में नहीं आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा द टाटाज एंथुसियाज्म फॉर विनिंग बैक what was once the country's iconic airline brand, notwithstanding the skies in which the industry operates have changed considerably। अजीब सा सेंटेंस लगेगा आपको देखने में, पर बड़ा आसान है। कह रहा है जो टाटाज है ना, टाटाज, इस कॉन्सेप्ट को अभी आगे करवाऊंगा मैं आपको, टाटा के आगे एस क्यों लगाया हुआ है। कह रहा है जो टाटाज हैं, जो टाटा परिवार है, इनका जो जोश है, जो एंथुसियाज्म है, और किसके लिए, फिर से वापस ले आने के लिए, विन बैक कर लेने के लिए। और किसको, उस चीज़ को जो वाज थी एक बार वंस इस कंट्री की आइकॉनिक एयरलाइन ब्रांड, भारत की हिस्टोरिक, आइकॉनिक यानी कि प्रतीकात्मक, एम्ब्लेमेटिक एयरलाइन ब्रांड। कह रहे बावजूद इसके, नॉट विथ स्टैंडिंग, टाटा ग्रुप के इस एंथुसियाज्म के बावजूद अब हुआ क्या। कह रहे जो आसमान है ना, जो स्काईज हैं,
और कौन से स्काईज? जिनके अंदर इंडस्ट्री ऑपरेट करती है। कह रहे ये स्काईज, ये आसमान, ये सर्कमस्टेंसेस बदल चुके हैं, चेंज हो चुके हैं बहुत ही ज़्यादा, कंसीडरेबली यानी कि सब्सटेंशली। तो टाटा ग्रुप बड़ा जोश में है इस एयरलाइन को वापस पाने की खुशी में, लेकिन अब 70 साल के बाद में ये एयरलाइन सिर्फ एक घाटे की आफत है ना। कहने का मतलब ये स्काईज बदल चुके हैं, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो चुके हैं। हो सकता है यही टाटा ग्रुप थोड़े दिनों बाद परेशान हो रहा हो इसको लेकर के, समझ गए। व्हाट की वर्ब है वॉज, स्काईज की वर्ब है हैव चेंज्ड, इंडस्ट्री की वर्ब है ऑपरेट्स। स्काईज का मतलब होता है सर्कमस्टेंसेस, स्काई का मतलब होता है आसमान, और प्लूरल बना देंगे तो स्काईज का मतलब होता है सर्कमस्टेंसेस, है ना। कंसीडरेबली मतलब बहुत ज़्यादा। अब इस नॉट विद स्टैंडिंग नाम के वर्ड को देखेंगे, ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा। देखिए 3 प्रेपोजिशन हमारे पास, डिस्पाइट, इंस्पाइट और नॉट विद स्टैंडिंग। तीनों का मतलब होता है बावजूद। क्या मतलब होता है भाई? बावजूद। अब इन तीनों में एक फ़र्क है। क्या फ़र्क है? डिस्पाइट के बाद में ऑफ नहीं आता, नॉट विद स्टैंडिंग के बाद में ऑफ नहीं आता, लेकिन इंस्पाइट के बाद में हमेशा ऑफ आएगा। पहला फ़र्क तो ये, मतलब तीनों का यही है बावजूद, लेकिन इंस्पाइट के बाद में ऑफ आएगा। दूसरा क्या है? डिस्पाइट और इंस्पाइट रेगुलर जो हैं प्रेपोजिशंस हैं, ये हमेशा नाउन के पहले आती हैं, ठीक है। नाउन के पहले ही आता है ना प्रेपोजिशन अपने ऑब्जेक्ट के, तो डिस्पाइट और इंस्पाइट जो है रेगुलर प्रेपोजिशन है, हमेशा अपने ऑब्जेक्ट के पहले आती हैं। लेकिन नॉट विद स्टैंडिंग इंग्लिश का ही अकेला ऐसा प्रेपोजिशन है जो अपने नाउन के बाद में भी आ सकता है। पहले लगा दो, बाद में लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। खास प्रेपोजिशन है। अब देखो ये सेंटेंस लिखा हुआ है ना, टाटा ग्रुप्स एंथुजियाज्म फॉर बिनिंग व्हाट वाज कंट्रीज आइकॉनिक ब्रांड नॉट विद स्टैंडिंग। तो ये नॉट विद स्टैंडिंग यहां भी आ सकता था, नॉट विद स्टैंडिंग द टाटाज एंथुजियाज्म, ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता था। यहां लिखा हुआ है इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन पैदा शायद कर रहा हो। बढ़े आगे, चलो। कह रहा है अ लुक एट द मार्केट शेयर डेटा फ्रॉम द डोमेस्टिक एयर पैसेंजर सेगमेंट clearly shows that budget or low cost flights now hold a dominant position, commanding about 4/5 of the market. कर अगर एक लुक डालें, एक नज़र डालें, और किस पे भाई? लुक के बाद में ऐड लगा के बताता है मार्केट शेयर के डेटा पे, ठीक है। और कहाँ से? डोमेस्टिक एयर पैसेंजर के सेगमेंट से। हमारे घरेलू जो है एयर पैसेंजर, वो जो सेगमेंट है घरेलू जो है एयर वाले फ्लाइट्स वाले पैसेंजर का, उसको कह रहा है ये लुक जो है ना साफ साफ हमें दिखाती है, शो करती है, और दैट वो ये कि या तो बजट और या लो कॉस्ट फ्लाइट्स, ऐसी फ्लाइट्स जो बहुत सस्ते दामों पे होती हैं, बजट वाली जो है फ्लाइट्स, है ना, इकॉनमी क्लास वाली। कह रहे ये फ्लाइट्स अब होल्ड करती हैं एक डोमिनेंट पोजीशन को, एक पावरफुल प्लेस को। और कैसे जो है डोमिनेट जो है होल्ड करती हैं? कमांड करते हुए, डायरेक्ट करते हुए, या अपने कब्जे में लेते हुए लगभग 4/5 यानी कि 80% मार्केट की शेयर को। आया समझ में? तो डोमेस्टिक पैसेंजर सेगमेंट का डेटा यही बताता है कि 5 में से 4 लोग ऐसे ही हैं जो फ्लाइट की टिकट 2000 से 3000 से ज़्यादा में नहीं खरीद सकते। बजट या लो कॉस्ट फ्लाइट में जाते हैं, इकॉनमी क्लास में जितना सस्ता हो सके उतना सफ़र करने की कोशिश करते हैं। आया समझ में? तो लुक की वर्ब है शोज, बजट और लो कॉस्ट फ्लाइट्स की वर्ब है होल्ड, है ना, प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए प्लूरल वर्ब है। कमांडिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन, जब ये फ्लाइट्स होल्ड करती हैं पोजीशन को तभी ये कमांड भी करती हैं 4/5 जो है मार्केट की शेयर को। 2 काम एक साथ हो रहे हैं। अच्छा, डोमिनेट आप जानते हैं, पावरफुल। अब इसमें देखने वाला कॉन्सेप्ट एक ही है। ये कॉन्सेप्ट हम कई बार कर चुके हैं। कई बार का मतलब है, जब मैं कई बार बोलता हूँ तो समझ लेना 20 से 25 बार हो चुका है पिछले 6 महीने में। आज ये कॉन्सेप्ट करने की बजाय आप सीधे सीधे इस कॉन्सेप्ट में बने हुए 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो। पहले एक बार आप कोशिश कर लो, फटाफट मैं आपको क्वेश्चन जो है सही करके दिखा देता हूँ ताकि आप कॉन्सेप्ट रिवाइज कर पाओ, है ना। चलो आराम से पॉज करके कर लेना। कॉन्सेप्ट बड़ा आसान है। जब भी शुरू में ऐसा आपको कोई रेशो मिले, है ना, ऐसा कोई फ्रैक्शन मिले 2, 7, 3, 4, 1/3, तो आपको शुरू वाला देखना है क्या लिखा हुआ है। अगर शुरू वाला 1 के अलावा कुछ और है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो इस फ्रैक्शन के लास्ट में हमेशा एस को लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस फ्रैक्शन के लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा? हमेशा एस को लगाना पड़ेगा। तो 2 7 आएगा, 3 4 आएगा, और 1/3 के बाद में जो आप एस देख रहे हो 1 आने की वजह से इस एस को आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो आपको ये देखनी होती है। दूसरी चीज़, वर्ब कैसी दोगे सेंटेंस के अंदर? सर वर्ब डिसाइड करेगा ऑफ के बाद में रखा हुआ नाउन। वर्ब कौन डिसाइड करेगा? ऑफ के बाद में रखा हुआ नाउन। अब इससे वर्ब डिसाइड नहीं होगी। देखो पहले केस में ऑफ के बाद में रखा हुआ है क्या?
अर्थ वाटर, हमारी धरती का पानी। दूसरे केस में ऑफ के बाद में रखा हुआ है जेंट्री, जेंट्री का मतलब होता है कुलीन लोग, बड़े लोग, है ना, अरिस्टोक्रेसी। और तीसरे वर्ड में, तीसरे सेंटेंस में ऑफ के बाद रखा हुआ है कैटल, कैटल का मतलब होता है पशु, जानवर, बहुत सारे। तो अगर ये नाउन सिंगुलर हो या अनकाउंटेबल हो तो वर्ब सिंगुलर आ जाएगी, अगर ये नाउन प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल आ जाएगी। पानी वैसे अनकाउंटेबल होता है, आप गिन नहीं सकते हो, तो यहाँ पे इज आएगा। जेंट्री प्लूरल नाउन होता है, जेंट्री का मतलब होता है सब अमीर लोग, कुलीन लोग, है ना, तो यहाँ पे आर आएगा। और कैटल हमेशा एक प्लूरल नाउन होता है, कैटल का मतलब होता है बहुत सारे पशु पक्षी, है ना, बहुत सारे पशु, तो हमेशा आर यानी कि प्लूरल वर्ब को लेता है। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, सारी की सारी एरर्स को हमने यहाँ से अब जो है दूर कर दिया है। चलो क्लासेस में अगर रेगुलर रहोगे तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे, एग्जाम में आपको टाइम नहीं लगेगा, देखते ही आप जो है सबसे पहले इन्हीं पे अपना जो है मार्क्स को स्कोर करोगे। कह रहे थे टाटा ग्रुप्स फुल सर्विस वेंचर विस्तारा with no less a partner than Singapore Airlines on board has struggled to establish a foothold, and with Air India's addition the Tatas find themselves saddled with the bulk of their combined domestic market share of 23% as of November, being in the less in demand full service segment। तो अब बता रहा है दूसरी प्रॉब्लम क्या है। पहली प्रॉब्लम तो ये है कि बजट और लो कॉस्ट वाले जो है हमारे देश में लोग ज़्यादा हैं, टाटा जैसी एयरलाइंस को लोग कम प्रेफर करते हैं क्योंकि ये महंगी होती हैं। कह रहा है टाटा ग्रुप की जो फुल सर्विस वेंचर है, फुल सर्विस का मतलब क्या होता है, खाना भी मिलेगा, एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, ऐसा नहीं है आपको बांध के सीट से और इकोनॉमी क्लास में 2000 रुपये में लेके जा रहे हैं। फुल सर्विस वेंचर के अंदर आपकी ढंग से टिकट ली जाती है और अच्छी सर्विस दी जाती है। तो टाटा ग्रुप की जो हाई एंड सर्विस वाला वेंचर जो है ना, जिसका नाम है विस्तारा, और कह रहा है किसके साथ, एक नो लेस देन पार्टनर के साथ। ये नो लेस देन आपको बाद में करवाऊंगा, है ना, अभी इसको सोचो, ऐसा बीच में है ही नहीं है। ये एक पार्टनर के साथ में है जिसका नाम है सिंगापुर एयरलाइंस, और जो है ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड का मतलब होता है इन एसोसिएशन। तो कह रहा है टाटा ग्रुप का फुल सर्विस वाली महंगी एयरलाइन विस्तारा, जिसका पार्टनर का नाम है सिंगापुर एयरलाइन, जो कि टाटा के साथ में ऑन बोर्ड है, इस विस्तारा में साथ में मिलकर काम कर रहा है। कह रहा है ये जो ग्रुप का जो सर्विस वेंचर है ना, इसने स्ट्रगल किया है, और किस लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए एक फुट होल्ड को, एक डोमिनेंट पोजीशन को, एक पकड़ को। और किसके साथ, एयर इंडिया के एडिशन के साथ ही हुआ क्या, टाटा जो है ना, अब टाटा ग्रुप वाले जो लोग हैं वो पा रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं अपने आप को सैडल्ड विद, सैडल्ड विद का मतलब होता है बर्डन्ड विद, है ना, बोझ के तले दबा हुआ। और किसके तले भाई, एक बहुत ही बड़े उनके कंबाइंड डोमेस्टिक मार्केट शेयर के जो है 23% का। और क्यों है बोझ के नीचे, क्योंकि ये है होने का लेस इन डिमांड फुल सर्विस सेगमेंट। टाटा ग्रुप का जो फुल सर्विस वेंचर है विस्तारा, वो पहले से स्ट्रगल कर रहा है मार्केट में अपनी पकड़ जमाने को, क्योंकि फुल सर्विस सेगमेंट में काम करता है। 10 में से 1 इंडियन ऐसा होता है जो फुल सर्विस सेगमेंट में अपनी फ्लाइट ले, है ना। और कह रहा है, और आजकल टाटा जो है ना, इसके बाद में अपने आप को बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम में फंसा हुआ पा रहे हैं, एक बर्डन के नीचे सैडल विद पा रहे हैं, क्योंकि उनका जो ज़्यादातर मार्केट शेयर है जो 23% का है, वो है लेस इन डिमांड वाले फुल सर्विस सेगमेंट में। तो 23% में से समझ लो इसका 21% जो है वो फुल सर्विस सेगमेंट में, और 2% सिर्फ बजट में है। तो इनकी ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी खड़ी हो गई है इनके सामने। वेंचर की वर्ब है हैज स्ट्रगल्ड, टाटाज की वर्ब है फाइंड। ऑन बोर्ड का मतलब होता है इन एसोसिएशन, आपके साथ में कोई आदमी लगा हुआ है तो आप बोल सकते हो ही इज़ ऑन बोर्ड विद अस, है ना, हमारे साथ में काम कर रहा है, इन एसोसिएशन विद अस। फुट होल्ड मतलब, देखिए फुट मतलब पाँव, होल्ड मतलब पकड़। जब आप कहीं के पाँव पकड़ बनाते हो कहीं पे, तो आप अपनी ग्रिप या डोमिनेशन को उस एरिया में बना रहे हो। फुट होल्ड का मतलब ये होता है अपनी पकड़ को बनाना। सैडल विद का मतलब होता है बोझ के तले दबा होना, है ना। सैडल होती है घोड़े के ऊपर की गद्दी, जिसके ऊपर आदमी बैठता है, घोड़े के ऊपर एक गद्दी लगाई जाती है ना, उसको बोलते हैं सैडल्ड। अगर घोड़ा सैडल्ड विद हो रहा है तो मतलब उसके ऊपर एक आदमी बैठेगा, घोड़े को बोझ के तले दबाएगा, तो वहीं से फ्रेजल वर्ब हमने निकाल रही है। अगर आप किसी चीज़ के बोझ के तले दबे हो तो आप सैडल्ड विद हो, है ना, बर्डन्ड हो। बल्क मतलब ज़्यादातर। चलिए अब जो कॉन्सेप्ट हमें देखना है वो है यहाँ पे नो लेस देन, समझा देते हैं आपको, बड़ा आसान है, सिंपल सी स्ट्रक्चर है ये। मान लीजिए ऐसा हो, माई बेस्ट फ्रेंड इज़ नो लेस अ पर्सन देन ए सेलिब्रिटी। इसका मतलब पता क्या है, अब इस बीच वाले को निकाल दें, माई फ्रेंड इज ए सेलिब्रिटी, ठीक है। द डिमोनेटाइजेशन वॉज अनाउंस्ड बाय नो लेस देन ए पर्सन देन पीएम। डिमोनेटाइजेशन को अनाउंस किया गया था, नोटबंदी को, बीच वाले को निकाल दें बाय द पीएम। अब आप बोलोगे सर निकालना ही था तो फिर रखा ही क्यों, निकालना ही था तो फिर रखा ही क्यों, इसका मीनिंग क्या है। निकाल के तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, मीनिंग आप निकालोगे कैसे।
इसका जो बीच वाला है ना, इसका एडिशनल मतलब होता है के जितना बड़ा। माई बेस्ट फ्रेंड इज़ अ सेलिब्रिटी, मान लो ऐसे लिख दूं मैं, इसका मतलब क्या है, मेरा जो अच्छा दोस्त है वो एक सेलिब्रिटी है। लेकिन ये बीच में रख रहा हूँ ना, इसका मतलब पता क्या है, मेरा अच्छा दोस्त एक सेलिब्रिटी के जितना बड़ा आदमी है। आया समझ में? सीधे सीधे बोलता तो इज अ सेलिब्रिटी, और अगर बीच में लगा रहा हूँ तो इसका मतलब है सेलिब्रिटी के जितना बड़ा आदमी है। वैसे ही डिमोनेटाइजेशन वॉज अनाउंस्ड बाय नो लेस देन ए पर्सन देन पीएम। डिमोनेटाइजेशन को पीएम के जितने बड़े आदमी के द्वारा अनाउंस किया गया। अगर निकाल दूं तो सीधे सीधे पीएम ने अनाउंस किया, और रख दिया तो मतलब क्या है, पीएम के जितने बड़े आदमी ने अनाउंस किया। तो इस पूरी स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है नो लेस प्लस में नाउन प्लस में देन प्लस में अदर नाउन, इसका मतलब होता है के जितना बड़ा। वैसे ही टाटा जो है उसकी एसोसिएशन में है, ऑन बोर्ड में है सिंगापुर एयरलाइन के जितना बड़ा पार्टनर, छोटा मोटा पार्टनर नहीं, सिंगापुर एयरलाइन जितना बड़ा पार्टनर इनके साथ में काम कर रहा है। अगर कन्फ्यूजन हो तो बीच में से इसको निकाल दो, बाकी का पढ़ लो, कन्फ्यूजन निकल जाएगी। चलिए आगे बढ़े। अब एक क्विज में क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको। अ वॉर इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, कंपेयर इट विद अ फेमिन। वॉर को, जो कि एक मैटर ऑफ कंसर्न होता है, चिंता का विषय होता है, इसको एक अकाल से यानी फेमिन से कंपेयर करना है। इसी स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए अपना सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। बनाओगे तभी दिमाग में बैठेगा, लास्ट में क्विज के अंदर आपको ये सेंटेंस मैं करवा दूंगा ना। सब लोग कोशिश करो बनाने की। चलो बढ़े आगे। द, जब भी किसी सरनेम के आगे द लगा दें और पीछे एस लगा दें तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है। द अंबानी हैज़ या हैव डिसाइडेड टू रेज देयर स्टेक इन द कंपनी। अंबानी ने डिसाइड कर लिया है अपने स्टेक को, अपने हिस्से को कंपनी में रेज करने का। द निकाल दोगे अंबानी के आगे से, नाम है तो द नहीं आना चाहिए, और सिंगुलर वर्ब दे दोगे। अंबानी का मतलब यहाँ पे हो गया मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी। लेकिन आगे देख रहे हो जो प्रोनाउन रखा हुआ है वो प्लूरल है, तो इसका मतलब क्या है, ये द को यहाँ से निकाला नहीं जा सकता। अब आप बताना चाह रहे हो एक्चुअल में द अंबानीज, और यहाँ वर्ब दोगे हैव। इसका मतलब क्या है, अंबानी परिवार। द अंबानीज हैव डिसाइडेड टू रेज देयर स्टेक इन द कंपनी, है ना। इस देर से आपको पता लग गया द प्लस में सरनेम इज इक्वल टू प्लूरल नाउन। वैसे ही द बिरला इज या आर द मेजोरिटी ओनर ऑफ द कंपनी। बिरलाज जो है ना, यहाँ भी एस लगा दो और यहाँ आर लगा दो। बिरलाज जो है, बिरला परिवार जो है मेजोरिटी ओनर है इस कंपनी का। तो द प्लस में सरनेम इज इक्वल टू प्लूरल नाउन, पूरे परिवार को बताता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपने नाम के आगे मत लगा देना द गुप्ताज लिखने लग जाओ। अगर कोई बड़े आदमी हो, कहीं न्यूज़पेपर में आपका नाम आता है तो लिख दो कहीं द गुप्ताज, है ना। पर जनरली उन्हीं के आगे लिखा जाए जो बहुत मशहूर होते हैं, जिनको सब जानते हैं ना, द अग्रवाल्स, द शर्माज, द गुप्ताज, द अंबानीज, द, समझ गए। चलो। Kranor is the group's newly combined share from the low-cost segment comprising Air India Asia's 5.9% and the fractional share that Air India Express has significant enough at the moment to give it scale in the high volume business। तो ये जो है 23% में से ज़्यादातर तो इनका लो कॉस्ट में नहीं है, तो इनकी बड़ी परेशानी है। कह रहा ना ही है, नो इज ना ही है, ग्रुप का जो नया कंबाइंड शेयर है और कहाँ से, लो कॉस्ट सेगमेंट से, जिसमें कंप्राइज करने वाला है, जिसमें शामिल है एयर एशिया इंडिया का 5.9% और जो इसका फ्रैक्शनल शेयर है, छोटा सा शेयर है जो एयर इंडिया एक्सप्रेस लेके आई है, जो रखती है। कह रहा ना ही ये पूरा का पूरा जो शेयर है एयर इंडिया एशिया का और एयर इंडिया एक्सप्रेस का, कह रहा है ये सिग्निफिकेंट इनफ है, अपने आप में बहुत ज़्यादा है, पर्याप्त है इस मोमेंट पे देने के लिए इसको स्केल यानी कि लेवल इस हाई वॉल्यूम बिजनेस में, लो कॉस्ट करियर के बिजनेस में। आ गया समझ में। तो टाटा वाले जो हैं विस्तारा के अलावा सस्ती फ्लाइट्स भी उड़ाते हैं, और उन सस्ती फ्लाइट्स का नाम इन्होंने दिया हुआ है उस एयरलाइन का, क्या दिया हुआ है, एयर एशिया, है ना, एयर एशिया इंडिया। तो कह रहे हैं इनका सस्ती फ्लाइट वाला जो एयर एशिया इंडिया है ना, और जो एयर इंडिया का सस्ता फ्लाइट वाला जो फ्लाइट है कंपनी है एयर इंडिया एक्सप्रेस, ये दोनों मिलकर के भी ज़्यादा कुछ टाटा के लिए कर नहीं पाएंगे सस्ती मार्केट के अंदर। कंबाइंड शेयर की वर्ब है यहाँ पे इज, शेयर और कंबाइंड शेयर दोनों की वर्ब है यहाँ पे इज। नोर से जब भी सेंटेंस शुरू हो इसका मतलब होता है ना ही, है ना, ना ही, और इसके बाद में आपको इन्वर्जन करना होता है। तो नोर के बाद में इज लगाया हुआ है और फिर आपने सब्जेक्ट को लगाया हुआ है। तो यहाँ पे इस सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आपने दी हुई है, नोर के बाद में सिंगुलर सब्जेक्ट को सिंगुलर वर्ब, ठीक है। फ्रैक्शनल मतलब थोड़ा सा फ्रैगमेंटल या पार्शियल। एयर इंडिया एक्सप्रेस की वर्ब है हैज़। इनफ हमेशा एडजेक्टिव के बाद में यूज़ किया जाता है, नाउन के पहले यूज़ किया जाता है। सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव के बाद में यूज़ किया गया है। स्केल का मतलब क्या होता है, लेवल, है ना। चलो, कंप्राइज तो आप अच्छे से जानते हैं ना। कंप्राइज जो है, कंप्राइज ये कंटेन और कंसिस्ट का सिनोनिम है।
कंप्राइज का मतलब है मिल करके बना होना, है ना। फ़र्क क्या है, कंप्राइज के बाद में ऑफ नहीं आता, कंटेन के बाद में ऑफ नहीं आता, लेकिन कंसिस्ट के बाद में ऑफ आता है। फॉर एग्जाम्पल, द बुक कंप्राइजेज 100 चैप्टर्स, अगर ऐसा लिखा हो द बुक कंप्राइजेज ऑफ 100 चैप्टर, तो ये गलत है। किताब में 100 चैप्टर्स हैं, किताब 100 चैप्टर से मिलके बनी है, तो कंप्राइजेज ऑफ गलत है, कंप्राइजेज को बिना ऑफ के यूज़ करना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कंसिस्ट लिख देते हैं तब ये ऑफ बिल्कुल सही है। द बुक कंसिस्ट ऑफ 100 चैप्टर्स, यहाँ पे ऑफ लगना बिल्कुल ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट है, याद रखना। इसमें एक छोटा सा पेज है, कंप्राइज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म एक प्योर एडजेक्टिव है, इसके बाद में ऑफ लगेगा। मान लीजिए ऐसा लिखा हो द बुक इज कंप्राइज्ड 100 चैप्टर्स, इस केस में आपको ऑफ लगाना है। आ गया समझ में। अगर थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव कहीं मिल जाए उस केस में कंप्राइज्ड के बाद में आपको ऑफ लगाना है ना। ये वर्ब का चक्कर अलग है और एडजेक्टिव का चक्कर अलग है। चलो आगे बढ़ते हैं, आज के क्विज में यूज हो गए। कह रहा दैट द ग्रुप इज सेट टू बी कंसिडरिंग कंसोलिडेटिंग एयर इंडियाज डोमेस्टिक लो कॉस्ट सर्विसेज along with Air Asia India's operations is a clear indication that the Tata bosses realize the need to optimize the varied aviation resources that are now in the group's fold so as to enhance viability। कह रहा दैट ये बात की, अच्छा कौन सी बात कि जो ग्रुप है वो इज सेट, वो कहा जाता है, वो बताया जाता है, और क्या कंसीडर करता हुआ। सेट टू बी कंसीडरिंग मतलब ऐसा बताया जाता है कि वो कंसीडर कर रहा है। और क्या कंसीडर कर रहा है भाई, कंसोलिडेट करना, मिला लेना, इकट्ठा कर लेना। और किसको, एयर इंडिया के डोमेस्टिक लो कॉस्ट सर्विसेज को, है ना, एयर इंडिया एक्सप्रेस वाली इसकी फ्लाइट्स को। और इसके साथ मिलाएंगे भाई, अलोंग विद मिलाएंगे साथ में एयर एशिया इंडिया के ऑपरेशंस के साथ। कह रहा है ये जो बात है ना अपने आप में दैट, कह रहा है ये एक क्लियर इंडिकेशन है, साफ साफ इंडिकेशन है दैट, वो ये कि टाटा के बॉसेस इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं, वो समझते हैं कि जो नीड है ना, ज़रूरत है ऑप्टिमाइज़ करने की, सही करने की वेरिड एविएशन रिसोर्सेज को, तरह तरह के एविएशन सेक्टर में इनके जो रिसोर्सेज हैं उनको। और किसके साथ में, दैट अभी जो अभी सबके सब हैं नाउ ग्रुप के फोल्ड में, इस वक्त ग्रुप के जो है कब्जे में। और क्यों करना है, ताकि सो एज टू इन्हांस किया जा सके वायबिलिटी को, अप्रोप्रिएटनेस को, फिजिबिलिटी को। समझे कहने का मतलब। मैं सब्जेक्ट वर्ब थोड़ा सा सही कर दूं यहाँ पे, है ना। सेंटेंस ऐसा बना हुआ है, ये बात कि ग्रुप कहा जाता है कि वो कंसोलिडेट कर रहा है, मिला रहा है, आपस में इकट्ठा कर रहा है एयर एशिया के डोमेस्टिक लो कॉस्ट सर्विसेज को, एयर एशिया एक्सप्रेस को, एयर इंडिया एक्सप्रेस को। और किसके साथ मिला रहा है, टाटा की सस्ती एयरलाइंस के ऑपरेशन को, टाटा की एयर एशिया इंडिया के ऑपरेशंस को। तो एयर इंडिया और एयर एशिया को दोनों को मिला देगा, है ना। कह रहे ये बात अपने आप में साफ साफ हमें इशारा देती है, इंडिकेशन देती है कि टाटा में जो बड़े बॉसेस बैठे हैं ऊपर, वो इस चीज़ को समझते हैं कि बहुत ज़रूरत हो चुकी है अभी कि ऑप्टिमाइज़ करें, बिल्कुल सही लेवल पे लाना। किसी चीज़ को कहता है ऑप्टिमाइज़ करना, बिल्कुल सही करें, ऑप्टिमाइज़ करें। अलग अलग तरह के एविएशन रिसोर्सेज इनके पास जो हैं, अलग अलग तरह की इनके पास जो एयरलाइंस जो हैं, महंगी भी हैं, सस्ती भी हैं, कह रहा है वो सब की सब जो अब ग्रुप के फोल्ड में है, ग्रुप के कब्जे में है। और ये इसलिए करना है ताकि वायबिलिटी को लॉन्ग टर्म में, सस्टेनेबिलिटी को, फिजिबिलिटी को या अप्रोप्रिएटनेस को ये इन्हांस कर सकें, बढ़ा सकें। दैट की वर्ब है यहाँ पे इज, ग्रुप की वर्ब है इज सेट, बॉसेस की वर्ब है रियलाइज, रिसोर्सेज के लिए आया है दैट, रिसोर्सेज दैट आर, है ना, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। और कुछ देखने वाला है, कंसोलिडेट करना मतलब इकट्ठा करना, दो चीज़ों को आपस में मिला देना। अलोंग विद आप जानते ही हैं, साथ में। सो एज टू का मतलब होता है इस मकसद से, इसको टू, इन ऑर्डर टू, सो एज टू, इन अ बिट टू और विद अ व्यू टू, सभी इस तरह से लिखा जा सकता है। यहाँ पे टू एनहांस लिख देते तो भी चल जाता, इन अ बिड टू एनहांस लिख देते तो भी चल जाता, इन ऑर्डर टू एनहांस लिख देते तो भी चल जाता। बस विद अ व्यू टू अगर लिखते तो यहाँ पे इनहेंस की जगह वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी इनहेंसिंग को लगाना पड़ता। ये कॉन्सेप्ट भी आप जानते हो अच्छे से, है ना। चलो अब एक बात मुझे अपने आप से पूछ के बताओ, कंसोलिडेटिंग, कंसीडरिंग, कंसोलिडेटिंग, ये दो आईएनजी एक साथ क्यों आई हुई है? क्या ये गलत है, कोई मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, या कोई रूल है इसके पीछे? चलो रूल बड़ा आसान है, समझा देते हैं आपको। बहुत सारी वर्ब्स हैं जो अपने बाद हमेशा दूसरी वर्ब को लेंगी तो हमेशा आईएनजी फॉर्म में ही लेंगी, और या फिर कोई नाउन रखा हो, सीधे सीधे नाउन भी रख सकते हो। कौन कौन सी वर्ब्स हैं सर? ये आपको दिखाते हैं। ये सभी के सभी वर्ब्स, ठीक है। ये कैटेगरी 2 वाली आप देख रहे हो ना, ये 3 वाली मत देखना, नीचे वाली नहीं, सिर्फ ऊपर वाली, सिर्फ ऊपर वाली वर्ब्स की बात की जा रही है यहाँ पे।
इन वर्ब्स के बाद में अगर दूसरी कोई वर्ब आती है तो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आती है। कंसीडर, अवॉइड, इमेजिन, प्रैक्टिस, एंजॉय, टॉलरेट। स्क्रीनशॉट ले लो इनका, बहुत बार कर चुके हैं इन वर्ब्स को। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। आर यू कंसीडरिंग टू सेल योर कार? क्या आप अपनी कार को बेचने का कंसीडर कर रहे हो, सोच रहे हो? तो भाई यहाँ पे कंसीडरिंग टू सेल नहीं आ सकता। कंसीडर वर्ब अपने बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म को ही लेगी। अगर वर्ब लगा रहे हो तो यहाँ लिखो कंसीडरिंग सेलिंग योर कार, ठीक है ना। द अक्यूज डिनाइड टू मर्डर एनीवन। अक्यूज ने मना कर दिया किसी को मर्डर किया हुआ होना, उसने बोल दिया मैंने किसी को नहीं मारा, है ना। तो डिनाई वर्ब क्या करेगी सर? डिनाई वर्ब अपने बाद में लेगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो टू मर्डर नहीं, यहाँ लिखे मर्डरिंग। बस यही कॉन्सेप्ट है। डू यू एंजॉय टू एक्सरसाइज एवरी डे? क्या आपको रोज एक्सरसाइज करने में मजा आता है, एंजॉय करते हो? तो करते हो या नहीं करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन एक्सरसाइज गलत है, यहाँ पे लिखो एक्सरसाइजिंग। समझ गए ना। डू यू एंजॉय एक्सरसाइजिंग एवरी डे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म एंजॉय नाम की वर्ब के बाद। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 10-12 वर्ब्स हैं, दिमाग में बैठा लो, बार बार क्वेश्चंस बनेंगे। चलिए बढ़े आगे, आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। आज रूल्स बहुत सारे हैं। कह रहा ऑन द इंटरनेशनल फ्रंट टू एयर इंडिया फेसेस मल्टीपल चैलेंजेस, नॉट द लीस्ट ऑफ विच इज द गवर्नमेंट्स करंट पैंडेमिक रिलेटेड कर्व्स ऑन कमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट्स। तो कह रहा है ये ऊपर वाली बातें तो ठीक है, सस्ती महंगी फ्लाइट। अब दूसरे चैलेंजेस क्या हैं? कह रहा है अगर अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पे देखें, इंटरनेशनल फ्रंट पे देखें, अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पे, तो क्या है, एयर इंडिया फेस करती है बहुत सारे चैलेंजेस को, जिसमें से नॉट द लीस्ट ऑफ विच है। द लीस्ट मतलब सबसे छोटा या सबसे कमतर, और नॉट का मतलब नहीं। तो जिनमें सबसे कमतर वाला नहीं है, मतलब इससे बड़े बड़े भी हैं, इससे छोटे छोटे भी हैं, ये सबसे छोटा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो कह रहे हैं जिनमें से एक ठीक ठाक जो है साइज का चैलेंज है इज सरकार का करंट पैंडेमिक रिलेटेड कर्व्स, सरकार के हाल में महामारी से जुड़े हुए प्रतिबंध, कर्व्स, कंट्रोल्स, और किस पे? कमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे। आ गया समझ में। तो कमर्शियल फ्लाइट्स भी ज़्यादा अभी उड़ नहीं रही हैं, ये भी एक बड़ा चैलेंज है टाटास के सामने कि कैसे कमर्शियल रूट्स पे कर्व्स के चलते अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन करें। एयर इंडिया की वर्ब है फेसिस, कर्व्स की वर्ब है इज। द लीस्ट मतलब सबसे छोटा, फ्रंट का मतलब होता है मोर्चा, कर्व्स का मतलब होता है कंट्रोल, रेस्ट्रिक्शन यानी कि पाबंदियाँ। चलिए, कह विद फॉरेन करियर्स रेस्ट्रिक्टेड टू लिमिटेड कैपेसिटी अंडर द एयर ट्रांसपोर्ट बबल्स अरेंजमेंट, एयर इंडिया टू हैज़ फाउंड इटसेल्फ कंस्ट्रेंट इन द नंबर ऑफ ओवरसीज फ्लाइट्स इट कैन ऑपरेट अंडर द बायलैटरल एग्रीमेंट्स विद काउंटरपार्ट कंट्रीज। अब ये कर्व्स की वजह से हो क्या रहा है? कह रहा है के साथ ही कई सारे फॉरेन करियर्स के रेस्ट्रिक्ट हो जाने के साथ ही, लिमिट हो जाने के साथ ही, और कहाँ तक? लिमिटेड कैपेसिटी तक एयर ट्रांसपोर्ट बबल्स के जो है अरेंजमेंट के अंडर। एयर ट्रांसपोर्ट बबल्स क्या हैं? हमारी कंट्री से तुम्हारी कंट्री में महीने में 2 ही फ्लाइट्स आएंगी, बबल सा बना के बैठी हैं दोनों कंट्रीज अपने आसपास, है ना। 2 फ्लाइट्स ही घुसने दूंगा आपकी कंट्री की मेरी कंट्री के अंदर। तो ऐसे बबल्स की वजह से फॉरेन करियर्स के सामने बड़ी समस्या आ गई है, बहुत ही कम फ्लाइट्स वो उड़ा पा रहे हैं इंटरनेशनली। तो कह रहा है इस बबल की वजह से, रिस्ट्रिक्शन होने की वजह से एयर इंडिया जो है ना वो भी पाती है अपने आप को, फाइंड करती है खुद को लिमिटेड, कंस्ट्रेंट, बधा हुआ, और किसमें? इस नंबर ऑफ ओवरसीज फ्लाइट्स में जो ये ऑपरेट कर सकती है हाल की बायलैटरल अरेंजमेंट्स के जरिए, जो है काउंटर पार्ट कंट्रीज़ के साथ में, दूसरी कंट्रीज़ के साथ में। तो एयर इंडिया पे ये भी प्रॉब्लम आ रही है, ज़्यादा ये कमर्शियल फ्लाइट्स जो हैं इंटरनेशनल उड़ा पा रहे नहीं हैं। एयर इंडिया की वो है हैज़ फाउंड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। हैज़ फाउंड इटसेल्फ कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट मतलब बंधा हुआ है, रेस्ट्रिक्टेड, है ना। इट की वो है कैन ऑपरेट। बायलैटरल मतलब दो तरफा, जिसके 2 आस्पेक्ट हों, बायलैटरल, 2 पार्टीज के बीच में हो, बायलैटरल। बड़े आगे सिंपल सेंटेंस है, कह रहा है द टाटाज दो कुड यूज द करंट कर्टेलमेंट ऑफ ओवरसीज सर्विसेज एज एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरटेक अ लॉन्ग ओवरड्यू ओवरहॉल ऑफ एयर इंडियाज इन फ्लाइट एक्सपीरियंस। कह रहा है लेकिन ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसका फ़ायदा भी है। कह रहा है टाटा जो है ना हालांकि इस्तेमाल में ले सकते हैं हाल में जो डिक्रीज, जो कर्टेलमेंट, जो रिडक्शन आया है, और किसमें? ओवरसीज सर्विसेज में, देश के बाहर इंटरनेशनल सर्विसेज में। कह रहा है कैसे यूज़ कर सकते हैं? एक मौके के तौर पे, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे। और क्यों? ताकि वो अंडरटेक करें, कैरी आउट करें एक लंबी सी मरम्मत को जो ओवरड्यू हो चुकी है, लॉन्ग ओवरड्यू ओवरहॉल को। ओवरहॉल का मतलब होता है मरम्मत, रेनोवेशन, और किसकी? एयर इंडिया के इन फ्लाइट एक्सपीरियंस की। तो इंटरनेशनल फ्लाइट्स में बढ़िया सीटें वीटें लगा दो अंदर, है ना, LCD LED प्लाज्मा लगा दो, अच्छा सा उसमें पेंट कर दो। तो अगर आपकी फ़्लाइट नहीं उड़ रही है तो आप उस टाइम का यूटिलाइज़ करो, अच्छे से अपना इन फ्लाइट एक्सपीरियंस जो है
उसी बीच में आप अपनी फ़्लाइट को मरम्मत करवा के सही करवा सकते हो। आ गया समझ में। टाटाज की वर्ब है कुड यूज़, कर्टेलमेंट मतलब कमी, रिडक्शन, डिक्रीज, ओवरसीज़ मतलब इंटरनेशनल विदेशी, अंडरटेक मतलब किसी चीज़ को कैरी आउट करना, अंजाम देना, ओवरड्यू मतलब जो बहुत लॉन्ग पेंडिंग है, बहुत वक्त से आना बाकी है, ओवरहोल का मतलब होता है इनोवेशन, मॉडर्नाइजेशन, किसी चीज़ में मरम्मत। बढ़े आगे, कह रहा ऑल्सो विद विस्टारा नाउ ऑपरेटिंग टू अ फ्यू सेलेक्ट ओवरसीज डेस्टिनेशंस the Tatas will need to decide if they would want a younger in-house competitor to Air Asia once COVID-19 restrictions are lifted and normalcy restored as regards international flights। तो सस्ती फ्लाइट्स में तो ठीक है, ये दोनों को मिला देंगे आपस में, एयर इंडिया की एयर इंडिया एक्सप्रेस को और टाटा की एयर एशिया इंडिया को, सस्ती वालियों को तो मैच करवा देंगे आपस में। कह रहा साथ ही साथ ऑल्सो जो है ना विस्तारा जो महंगी वाली है, कह रहे जो अब ऑपरेट कर रही है कुछ सिलेक्ट चुनिंदा ओवरसीज डेस्टिनेशंस तक, है ना, महीने में 10 या 15 या 20 फ्लाइट्स जा रही हैं कहीं बाहर। कह रहा है इनके लिए भी ना, इस विस्तारा के लिए भी टाटा परिवार को ज़रूरत होगी डिसाइड करने की, हाँ या ना, इफ़ वो चाहते हैं एक यंगर इन हाउस कंपेटिटर, एक जवान इन हाउस का मतलब है अपने ही घर में, और कंपेटिटर का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, है ना, राइवल। क्या वो चाहते हैं एक जवान नया प्रतिद्वंदी उनके घर में ही पैदा हो जाए एयर एशिया के सामने, और कब, जब कोविड-19 की रेस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट किया जाता है और नॉर्मलसी को यानी नॉर्मल कंडीशंस को रिस्टोर किया जाता है, और किसके जरिए, किसके लिए, एज रिगार्ड्स इन कनेक्शन विद या एज रिगार्ड्स इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए। तो एयर इंडिया तो बहुत सालों से इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ा रही है, अब इनके पास आ गई है टाटास के पास। अब विस्तारा जो अभी अभी टाटा ने बनाया था वो भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स उड़ाता है, तो इसके लिए भी इनको सोचना पड़ेगा कि जब इंटरनेशनल फ़्लाइट सही से उड़ने लगेंगी, क्या वो विस्तारा और एयर इंडिया जो दोनों ही इस टाटा ग्रुप की जो एयरलाइंस हैं इनको आपस में कंपटीशन करवाना चाहते हैं या नहीं चाहते। हो सकता है इनको मिला दें, हो सकता है इनको कंपटीशन भी करवा दें। आ गया समझ में। टाटाज की वर्ब विल नीड, टाटाज यहाँ पे टाटा परिवार की बात की जा रही है। दे की वर्ब वुड वांट। कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस की वर्ब है आर लिफ्टेड, पैसिव वॉइस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। नॉर्मलसी की वर्ब है इज रिस्टोर्ड, है ना, आर लिफ्टेड इज रिस्टोर्ड, यहाँ पे इज आना चाहिए था, इस आर की वजह से इसने इज को यहाँ पे ओमिट कर रखा है जो टेक्निकली गलत है, नहीं होना चाहिए, है ना। नॉर्मलसी मतलब नॉर्मल कंडीशंस, एज रिगार्ड्स, विद रिस्पेक्ट टू और इन कनेक्शन विद, तीनों का मतलब एक ही होता है, विद कनेक्शन टू, एज रिगार्ड्स, और तीसरा क्या है, इन कनेक्शन विद, तीनों का मतलब होता है के संदर्भ में, है ना। तो ये बात की जा रही है इंटरनेशनल फ्लाइट्स के संदर्भ में। बड़े आगे, लंबे लंबे सेंटेंस है पर आसान है, छोटा छोटा करके पढ़ा करो। कह रहे फॉर द टाटा ग्रुप द चॉइसेस गोइंग अप फॉरवर्ड विल नीड टू बी स्ट्रेटेजिक। कह रहे टाटा परिवार के लिए, टाटा ग्रुप के लिए जो विकल्प हैं, जो ऑल्टरनेटिव्स हैं, जो चॉइसेस हैं आगे बढ़ते हुए गोइंग फॉरवर्ड फ्यूचर में, वो होंगी, उसको ज़रूरत होगी स्ट्रेटेजिक होने की। सारी चॉइसेस को स्ट्रेटेजी के हिसाब से उनको लेना है लॉन्ग टर्म के लिए। चॉइसेस की वर्ब है विल नीड, गोइंग फॉरवर्ड मतलब इन फ्यूचर। कह रहा विद द डोमेस्टिक मार्केट set to see more churn with at least one new budget airline set to enter and other rivals struggling for capital, the group needs to decide whether it wants to add capacity to budget offerings or stay a predominantly full service carrier at a time when the more lucrative business class travel has been hit। अब ये इनके पास स्ट्रगल सबसे बड़ी क्या है इनके लिए, है ना, फ्यूचर में चलने के लिए। कह रहे के साथ ही विद डोमेस्टिक मार्केट जो है उसके तैयार हो जाने के साथ ही, सेट हो जाने के साथ ही, सेट की थर्ड फॉर्म है सेट सेट सेट। कह रहे डोमेस्टिक मार्केट के रेडी हो जाने के साथ ही, और किस लिए भाई, देखने के लिए और ज़्यादा बड़े चर्न को, चर्न का मतलब होता है एजिटेशन, बॉयल, और किसके साथ ही, और ये साथ ही एक कम से कम एक नए बजट एयरलाइन के तैयार हो जाने के साथ ही एंटर करने को, घुस जाने को। तो कह रहे एक तो आने ही वाला है कम से कम नया बजट एयरलाइन, और उसके साथ ही जो चर्न है वो भी तैयार है, एक एजिटेशन, एक समझ गए ना, एक जो है चक्रवात जो है छोटा सा बॉयल जो है उसके जो मार्केट में हो जाने के साथ ही। कह रहे इसके साथ ही हुआ क्या, और कई सारे राइवल्स के, कई सारे कॉम्पिटिटर्स के स्ट्रगल करने के साथ ही कैपिटल के लिए, पैसे के लिए। कह रहे इन दोनों चीज़ों के साथ ही ग्रुप जो है ना, इसको ज़रूरत है टाटा ग्रुप को कि वो डिसाइड करे, फैसला ले, हाँ या ना। ये चाहता है ऐड करना कैपेसिटी को बजट ऑफरिंग्स में, अपनी सस्ती फ्लाइट्स में नई सीटों को ऐड करना चाहता है या नहीं चाहता है, कैपेसिटी मतलब नई सीट्स, और या फिर ये चाहता है बने रहना प्रीडोमिनेटली, मेजरली या प्राइमरली फुल सर्विस करियर में, जहाँ पे 50,000 से टिकट शुरू होती है ना, और कहाँ पे
ऐसे एक वक्त पे जब बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव, बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस क्लास ट्रैवल जो है ना वो हैज़ बिन हिट है, बहुत जो है जोरों की चोट खाई हुई है समझ में। तो ये टाटा वाले जो है ना बिजनेस क्लास में डील करते हैं, बिजनेस क्लास में पैसे खूब बचते हैं, लेकिन आजकल बिजनेस क्लास में कोई जाता नहीं है क्योंकि कोविड फैला हुआ है। तो अब इनको डिसीजन लेना पड़ेगा। डोमेस्टिक मार्केट में बड़ा एजिटेशन हो रहा है, इनके राइवल्स के पास पैसे नहीं है, नया नया जो है नए जो है फ्लाइट करियर्स एंटर होने वाले हैं मार्केट में। डिसाइड इनको ये करना है कि बिजनेस क्लास में ही बने रहें जिसमें पैसा तो खूब है लेकिन आजकल कोई जा नहीं रहा, और या फिर सस्ती टिकटों वाली जो फ्लाइट्स हैं उनके अंदर अपनी कैपेसिटी को इन्हांस करें। ऐसे बना है पूरा सेंटेंस। ग्रुप की वर्ब है नीड्स, इट की वर्ब है वांट्स, बिजनेस क्लास ट्रैवल की वर्ब है हैज़ बीन अ हिट। हिट यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना, पैसिव वॉइस में भी हो सकता है और एडजेक्टिव भी हो सकता है, दोनों ही केस यहाँ पे बन सकते हैं। ल्यूक्रेटिव मतलब प्रॉफिटेबल, प्रीडोमिनेटली मतलब मेनली, लार्जली है ना, प्राइमरली, सेट सेट सेट, हिट हिट हिट, ये वर्ब्स दोनों ही थर्ड फॉर्म में यूज हुई हैं लेकिन अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करती हैं। एंड with aviation fuel cost set to soar further, Air India will need to tap into all of the Tata Group's wanted managerial expertise if it is to turn into a successful buy। कह रहा है और एविएशन फ्यूल कोस्ट के तैयार हो जाने के साथ ही सोर करने के लिए, चढ़ जाने के लिए, बढ़ जाने के लिए और ज़्यादा। तो अभी फ्यूल कोस्ट बढ़ने ही वाली है। कह रहा है इस चीज़ के साथ ही एयर इंडिया को ज़रूरत होगी कि वो टैप इनटू करे, वो यूटिलाइज करे, एक्सप्लॉइट करे, फ़ायदा उठाए टाटा ग्रुप के सारे मैनेजरियल एक्सपर्टीज़ का, टाटा ग्रुप के बड़े बड़े मैनेजर्स का, बड़े बड़े दिमाग के लोगों का। और कैसे लोग हैं ये? वांटेड। वांटेड का मतलब होता है ब्रैग्ड, फ्लॉन्टेड, जिसको टाटा पे गर्व है। ऐसे मैनेजर एक्सपर्टीज़ जिसकी टाटा बार बार बात करता है ना, टाटा ग्रुप के अंदर जिनका नाम है वांटेड। कह रहा है इनको टाटा एयर इंडिया को ज़रूरत होगी कि ये जो है ना प्राइस बढ़ने के साथ ही टाटा ग्रुप के बड़े बड़े मैनेजर को टैप करे। और क्यों करे? अगर ये टर्न करना चाहता है अपने आप को एक कामयाब खरीदी में, एक सक्सेसफुल बाय में। आया समझ में? तो टाटा ग्रुप के मैनेजर्स को अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो एयर इंडिया तो घाटे में चलता आया है, ऐसे ही चलता रहने वाला है। एयर इंडिया की वर्ब है विल नीड, इट की वर्ब है इज, टर्न का मतलब होता है चेंज करना, सोर का मतलब होता है इंक्रीज, राइस, वांटेड का मतलब होता है जिसको आपने ब्रैग किया हो, फ्लॉन्ट किया हो, जिसकी बहुत बात करते हो, कोई ऐसी चीज़ जिस पे आपको बड़ा गुमान हो, है ना। जैसे टाटा ग्रुप को गुमान है अपने बड़े बड़े मैनेजर्स पे। टैप इनटू करना मतलब यूटिलाइज करना, एक्सप्लॉइट करना, किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना। अच्छा आर्टिकल है, डिफ़िकल्टी लेवल एटलीस्ट मैं इसको 9.5 दूंगा। ऐसे आर्टिकल्स अगर 50-60% आप खुद से पढ़ लेते हैं, आप बैंकिंग और एसएससी एग्जाम्स के लिए ऑलमोस्ट रेडी जैसे ही हैं, अगर आपको 50-60% भी इनका मीनिंग ठीक से निकालना आ रहा है तो, है ना। चलो और पूरा ही आ जाए तो फिर तो कहने ही क्या। ये आपका क्विज है आज का। लास्ट वाले क्वेश्चन आप खुद करेंगे। हाईएस्ट पॉइंट किसी चीज़ का क्या कहलाता है? 4 वर्ड्स आपके सामने, चारों का मीनिंग आपको बताना है ना, फिर आंसर अपने आप निकल आएगा। और इसमें आपको मिलेंगी 3 एरर्स, खुद से निकाल के देखो। जैसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, कोई एरर शायद मिल जाए आपको यहाँ पे, फिर आपको यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी मिल सकती है, और हो सकता है आपको इस वर्ब में भी मिल जाए। ठीक है, तो 2-3 एरर्स है, ढूंढ के निकालो और कमेंट्स में आंसर डाल रहा हूँ, वहाँ से मैच कर लेना। फर्स्ट और सेकंड कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन है, आपसे पूछा है विस्तारा क्या है। देखो अब मैं बता दूंगा तो फिर बात नहीं रह जाएगी कोई। आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, विस्तारा आप अच्छे से जानते हो क्या चीज़ है ना। टाटा ग्रुप की कोई एयरलाइन है, या लो कॉस्ट बजट करियर है टाटा ग्रुप का, या फिर सिंगापुर की कोई कंपनी है विस्तारा, या फिर कोई टाटा, समझ गए ना। अब बताऊंगा तो पता ही लग जाएगा आपको, आपने अच्छे से पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते ही आपको आ जाना चाहिए। फर्स्ट वाला देख लेते हैं। कह रहा है इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द चैलेंजेस। एक चुनौती नहीं है टाटा ग्रुप के लिए जो दैट द टाटा ग्रुप फेसेस, जो टाटा ग्रुप फेस करता है एविएशन सेक्टर में। तो चारों में से कौन सी चीज़ चुनौती का काम नहीं करती है टाटा ग्रुप के लिए? तो पहली चीज़ है एक्सपेक्टेड राइज इन द कॉस्ट ऑफ एविएशन फ्यूल, बिल्कुल चुनौती है। अभी लास्ट में हमने देखा है कि ये तो चुनौती का काम कर ही रहा है। एक्यूट शॉर्टेज ऑफ कैपिटल लीडिंग टू स्ट्रगल्ड ऑपरेशंस, पैंडेमिक रिलेटेड कर्ब्स ऑन कमर्शियल फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स इन इंडिया, या ग्रुप्स बल्क ऑफ मार्केट शेयर इन लेस इन डिमांड फुल सर्विस सेगमेंट। देखो पहला वाला तो बिल्कुल चुनौती है, इनका जो ज़्यादातर मार्केट शेयर है वो महंगी फ्लाइट्स वाले में सेगमेंट में है, जो कि अभी चल नहीं रही है, तो ये चुनौती इनके सामने बिल्कुल है। दूसरा वाला भी आपको चुनौती दिखने में लगेगा, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे अभी कर्ब्स लगे हुए हैं। टाटास के सामने चुनौती यही है कि कैसे इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ा सके, है ना, तो ये भी चुनौती है। ये जो थर्ड वाला आप देख रहे हो,
ये शॉर्टेज तो कैपिटल की है लेकिन टाटा के पास नहीं है। ये शॉर्टेज है टाटा के राइवल्स के पास। आया समझ में? आप यहीं पे देख पाओगे कहीं पे लास्ट में लिखा हुआ है एक्यूट शॉर्टेज है कैपिटल की। अदर राइवल स्ट्रगलिंग फॉर कैपिटल। तो कैपिटल की शॉर्टेज तो है लेकिन राइवल्स के पास में, टाटा के कॉम्पिटिटर्स के पास में। तो ये टाटा के लिए कोई चैलेंज नहीं है। एक्यूट शॉर्टेज टाटा के लिए कहीं भी आपको दिखाई दे ही नहीं रही। ये बन गया यहाँ पे सी आंसर। बाकी चारों के आंसर मिलेंगे कमेंट्स में, फर्स्ट कमेंट से चेक कर लो। कोई भी क्वेरी हो रिलेटिंग टू कोर्सेज इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दें सेशन को। मुलाकात होगी कल की क्लास में। अंटिल देन साइनिंग आउट।